फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 8 की एक पोइट्री जिसका नाम है ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट। इसको लिखा है जॉन किट्स ने। ये सीबीएसई क्लास 8 की जो आपकी किताब है हनी ड्यू, उससे लिया गया है इस पोएम को, और ये उस किताब की आखिरी पोएट्री है ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट। हम इसकी चर्चा करें इससे पहले हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम चर्चा कर लें इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है जॉन किट्स। जॉन किट्स जो कि रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लिश के रोमांटिक कवियों में इनका नाम सबसे प्रथम आता है, और सबसे प्रथम अगर हम नहीं कह सकते तो कह सकते हैं प्रथम पंक्ति में जरूर आता है इनका नाम। कहते हैं कि सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स थे उनके ये एक प्रमुख केंद्र बिंदु थे। फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, मेन फिगर थे सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स में। और इनकी जो शैली थी ये बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। ब्राउन और पैसी जो शैली के जो है उनके काल के ये कवि थे। पीवी शैली के नाम आप सुने होंगे अंग्रेजी साहित्य में, तो पीवी शैली के साथ के ये कवि थे। और सबसे जो आश्चर्यजनक और विशेष बात है इनके बारे में वो ये है कि ये ज्यादा दिन तक हमारे बीच रहे नहीं, केवल 25 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ बात की केवल 25 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जब तक ये जीवित रहे तब तक इनकी कविताओं को बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी कविताओं को बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली। अगर देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था मूलफील्ड नामक स्थान पर जो कि लंदन में पड़ता है, और एनफील्ड के क्लार्क स्कूल से इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ था। इनका रुझान क्रिकेट और बॉक्सिंग में भी था, यानी कि ये क्रिकेट और बॉक्सिंग भी बहुत पसंद करते थे। इनकी पहली कविता जो थी उनका नाम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनकी पहली कविता थी जो सन 1814 में प्रकाशित हुई थी। और पहली कविता की जो मतलब कलेक्शन ऑफ पोएट्री जो इनकी थी उसका टाइटल था पोएम्स, और वो 1817 में प्रकाशित हुई थी। इनकी एक कविता थी जिसका टाइटल था इंडेमियन। इंडेमियन, और इसकी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी इस कविता की प्रशंसा की थी। ये कविता 1818 में प्रकाशित हुई थी। अगर इनकी कविताओं को देखा जाए तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है, और इन्होंने भाषा के अपने आप को भाषा के अंग्रेजी भाषा के महानतम कवियों की श्रेणी में इतनी छोटी सी उम्र में लाकर के खड़ा कर दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में इतने महान हो गए थे। इनकी कविताओं में आपको सौंदर्य और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ट्रूथ देखने को मिलेगा। ये यादगार पल की छाप छोड़ती उनकी कविता है जो मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट। ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर कविता आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो ये बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि ये प्रकृति की एक प्रकार की एक नहीं नेचुरल पोएट्री है ये। और इसमें जो ग्रास ऊपर यानी टिड्डा, जिसके बारे में भी आप काफी चर्चा सुन रहे होंगे, तो वो टिड्डा और क्रिकेट यानी झिंगुर, ये दोनों जो है वो कैरेक्टर हैं, लेकिन वास्तव में ये कैरेक्टर प्रतीत होते नहीं, यानी ऐसा नहीं लगता है कि ये कैरेक्टर है, ये प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे इनको सिंबल की तरह यूज किया है पोएट ने, और ये किसी चेंज यानी परिवर्तन की ओर ये इशारा कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, और कहते हैं कि कविता धरती की ये कविता है, और कहते हैं कि गर्मी और सर्दी में कभी न खत्म होने वाले गीत के साथ ये कविता चलती है। और देखिए कैसी चलती है ये कविता। ये 2 स्टेंजा में लिखी गई कविता है। इसको आप सोनेट के रूप में जान सकते हैं। सोनेट है ये एक प्रकार की 2 स्टेंजा में लिखी गई पैटरसन सोनेट इसको आप कह सकते हैं। सोनेट 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है 4 स्टेंजा में लिखी जाती है, और 4 4 4 और 2 लाइन की उसमें पोएट्री होती है। इसमें ये पैटरसन सोनेट आप इसको कह सकते हैं। तो पैटरसन सोनेट कह नहीं सकते, ये है ही जॉन किट्स की इस खूबसूरत सी कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा जो कि 8 लाइन की है, उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर वेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉन्यूमेंट दैट इज ग्रासहोपर्स ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी he was never done with his delights for when tired out with fun
he rests and is then some pleasant weed। तो कवि कहते हैं कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी धरती की कविता कभी नहीं मरती, यानी धरती की जो कविता है वो कभी नहीं मरती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर स्पेंट विद द हॉट सन, यानी कि जब सूर्य की गर्मी से सभी पंछी मूर्छित हो जाते हैं, यानी दोपहर में जब सूर्य काफी गर्म होता है उस समय क्या होता है, पंछी प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, वो मूर्छित यानी कि अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं, अर्ध मूर्छित हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन, और क्या करते हैं, और अपने आप को छिपा लेते हैं, कहाँ, ठंडे वृक्षों में, यानी वृक्ष के नीचे खुद को छिपा लेते हैं। फ्रॉम हेल्थ टू अबाउट द न्यू मॉर्न मैंड, और तब क्या होता है, चारागाह यानी जहाँ घास के ढेर लगे होते हैं उनके आसपास से आवाज आती है, और वो आवाज दोपहर में किसकी आती है, दैट इज द ग्रास हुपर, इट टेक्स द लीड। उस समय जब सभी विक्षिप्त होते हैं, सभी गर्मी से व्याकुल होते हैं, उस समय आवाज आना शुरू होता है टिड्डे की। और इन समर लग्जरी ही वाज नेवर डन, वह गर्मी के मौसम में आनंद प्राप्त करने में ना वो सबसे आगे होता है। विथ हिज डिलाइट फ्रॉम वेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एज एल्स देन सम प्लीजेंट वीड, और कहते हैं कि वह गर्मी के मौसम में सबसे आगे होता है, क्या करने में, आनंद प्राप्त करने में, उसकी प्रशंसा का अंत नहीं होता है। और जब वह मौज मस्ती से थक जाता है तो क्या करता है, उन्हीं जो चारागाह का चारा होता है उसमें जाकर के आराम करता है। तो यानी ये जो प्रकृति है यह परिवर्तन की ओर इशारा करता है, कवि का इशारा उस परिवर्तन की ओर है जो सामने से हम देख रहे हैं। और वह क्या है कि वही गर्मी जब पंछियां अपने आप को मूर्छित पाती हैं, उसी समय ये टिड्डे जो हैं वो आनंद मना रहे होते हैं और घास के बीच से निकल करके गाना शुरू कर देते हैं। तो ये परिवर्तन है कि यही प्रकृति दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, और यही खूबसूरती है इसकी कि दोनों के लिए अलग अलग रूप से प्रकृति कार्य करती है। जहाँ टिड्डा आनंद मनाता है वहीं पे स्थिति आप देखिए पंछियों की, तो वो क्या है, अर्ध विक्षिप्त हो गया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री का ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टेंजा है। ये हमें सूचित करता है उन परिस्थितियों के बारे में जहाँ एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के लिए या दो अलग अलग जीव के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, तो उस परिवर्तन की ओर इशारा करती है। और कभी यह भी इंगित करना चाहते हैं कि धरती की कविता कभी जो है वो मरती नहीं, यानी धरती की कविता जो है वो चलती रहती। कविता का तात्पर्य यहाँ पर जीवन की उस शैली से है जिसको हम लोग अनुसरण करते हैं, जिसका हम लोग पालन करते हैं और जिसमें हम लोग जीवित रहते हैं। तो कुल मिलाकर के कवि ने वो इशारा किया है कि एक ही परिस्थिति, जैसे बहुत अगर गर्मी पड़ रही है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्मी से काफी विचलित हो जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उस गर्मी का आनंद उठाते हैं और काफी ज्यादा आनंद उठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाय एक ऐसा पशु है जो जेठ की तपती दोपहरी में भी पूरा आनंद उठाता है और घूमता है। और वही अगर आप देख लीजिए भैंस है जो बफेलो जिसको आप कहते हैं, तो वो गर्मी को देखते ही वो विचलित होने लगता है और कहीं पर पानी देख करके, कीचड़ देख करके उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है। तो वही चीज, वही प्रकृति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किरदार निभाती है, अलग अलग एक ही समय में अलग अलग प्रकार की किरदार निभाती है और अलग अलग तरह से लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो कवि ने यहाँ पे प्रतीक के रूप में रखा है पंछी को, और यानी यहाँ पे उन्होंने प्रतीक के रूप में रखा है किसको, पंछी को और घास ऊपर को, इस दोनों की तुलना की है। अब सेकेंड स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कवि ने सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा है। देखिए कहते हैं कभी, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज केजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट he wrought a silence from the stove. There thrills the cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost, that grasshoppers among some grassy hills. यानी कि the poetry of earth is ceasing never. अब कहते हैं धरती की कविता जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि on a long winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there thrills the cricket's song. कहते हैं कि निर्जन सर्दी की शाम को जब पाले के कारण वातावरण में खामोशी छा जाती है, यानी जब ऐसी सर्दी पड़ रही हो कि हाथ कपकपा रहे हो, इतना पाला पड़ रहा हो कि घर से बाहर निकलना तो छोड़ दीजिए, अपने कोट की जेब से हाथ निकालना मुश्किल पड़ जाता है, जब दास्ताने में हम अपने हाथों को कैद कर लेते हैं और वातावरण पूरी तरह से खामोश हो जाता है। सर्दियों में हम लोग भी देखते हैं कि क्या होता है स्थिति कि चारों ओर जो है वो खामोशी छाई होती है। शाम के 7 बजते बजते सभी लोग
शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और एकदम विचलित हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब शांत होते हैं। उस समय क्या होता है, तो उस खामोशी के वातावरण में पत्थर से जोश के साथ लगातार बढ़ती हुई झिंगुर के गीत की आवाज आती है और उस तरफ तब हमको सुनाई देता है किसका, झिंगुर के गीत। उस सर्दी में जब सभी अपना हाथ पैर समेट करके बैठे होते हैं, उस समय झिंगुर के गीत हमें सुनाई देते हैं। एंड सीम्स टू वन इज ड्राउजीनेस half lost the grasshoppers among some grassy hills। और उसी समय यह आवाज नींद में ऊँघते हुए व्यक्ति को आधी अधूरी सुनाई देती है। इस समय टिड्डा घास युक्त पहाड़ियों में होता है। तो यानी जब पूरी दुनिया कांप रही होती है ठंड से, सभी जीव विचलित हो रहे होते हैं, उस समय भी एक जीव है जो बहुत आनंद उठाता है और उस कपकपाती हुई ठंड में, पाले वाली ठंड में भी गाता है। जब हम लोग अपने हाथ को समेट लेते हैं तब वो आनंद के साथ गाता है। तो पिछली पंक्तियों में भी हमने आपको कहा था, पिछले स्टेंजा में भी हमने कहा था कि ये जो है ये सिर्फ प्रतीक है, सिंबल है। इस पोयम में ये जो चीजें हैं, ये जो जैसे ग्रास ऊपर है, क्रिकेट है या बर्ड्स हैं, इसकी बात कभी कर रहे हैं तो ये एक सिंबल है। कभी कुल मिलाकर के हम लोग को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो स्थिति है वो ये है कि प्रकृति का एक ही समय, यानी प्रकृति का एक ही सिद्धांत दो अलग अलग लोगों के लिए या दो अलग अलग जीव के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो हम किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कह सकते कि जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो कभी समाप्त हो जाएगा या समाप्त हो सकता है। आइए हम अब इस पोयम से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिंबल का मतलब आप जानते ही हैं कि प्रतीक होता है, और फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना। लग्जरी मतलब होता है आनंद युक्त, यानी प्रसन्नता पूर्वक, इसको आप कह सकते हैं। लग्जरी मतलब विलासिता पूर्ण भी होता है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। और मेड, MEAD, मेड जो है वो चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, यानी वो जगह जहाँ चारा, पशुओं के भोजन को चारा कहते हैं, तो वो रखा गया है। डिलाइट मतलब आप जानते हैं प्रसन्नता होता है। एट ईस्ट का मतलब होता है आरामदायक, यानी कंफर्टेबल आप उसको कह सकते हैं। कीस मतलब होता है हुआ, और थ्रिल्स का मतलब होता है कर्कशी ध्वनि। थ्रिल्स यानी कर्कश आवाज, वो ध्वनि जो आकर के डिस्टर्ब करता है लोगों को रात में, उस ठंडी के रात में, तो ये थ्रिल्स है। तो आइए अब हम यहाँ पे इस पोइट्री को समाप्त करते हैं, और एक और पोइट्री हम लोगों का हनी ड्यू से बचा हुआ है जो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप तक हम पहुंचा पाएंगे, 1 या 2 दिनों में। आपको हमारी कविता कैसी लगी, हमारे द्वारा आपको इसका भावार्थ, इसका अनुवाद कैसा लगा, ये बताना नहीं भूलिएगा आप कमेंट के माध्यम से। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी रह गई, कोई दिक्कत रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।